सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे खान ग्लोबल स्टडीज़ का जो डेली जीके जीएस टेस्ट होता है। आज हम टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अभी तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए टेस्ट 1 और 2 को अपलोड कर दिया है। यदि किसी कारणवश आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। आप लोग जाइएगा, सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों, इसलिए कह रहे हैं आप लोगों से कि ये जो प्रश्न होते हैं ना खान सर के, ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसे ज़रूर वॉच करते रहिएगा और लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि सेट नंबर 3 में आपका स्कोर कितना बना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है कि मिसेल की संरचना होती है। तो मिसेल जो होती है ना, मिसेल किसे कहते हैं? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखिएगा, साबुन को पानी में मिलाने पर जो छोटा-छोटा कण बनता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। और मिसेल जो होता है ना, गुच्छों के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मिसेल की संरचना कैसी होती है, वो संरचना पूछी जा रही है यहाँ पे। तो मिसेल जो होती है वो जटिल गुच्छों की तरह होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस पर लगने वाले बल की दिशा निर्भर करती है। यानी कोई धारावाही चालक है, ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र में हम रख देंगे तो उस पर जो बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो आपके हैं धारा की दिशा के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी दोनों पे क्या करेंगे, निर्भर करेंगे। किसका? चुंबकीय क्षेत्र जो रखेंगे तो जो बल होगा वो किस पर निर्भर करेगा? धारा की दिशा के साथ-साथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी हमारे प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग काउंट करते चलिए, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट जो है वो शेयर करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं आप लोग भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि यदि विलयन में उपस्थित H+ की सांद्रता क्या है? 10⁻⁴ हो तो विलयन का पीएच मान कितना होगा? बहुत ही सिंपल दोस्तों, जब H+ की हम बात करेंगे, हाइड्रोजन हो गया, ये मतलब अम्ल हो गया, 10⁻⁴ रहेगा ना, जितना ये पावर रहेगा उसी उतना ही क्या होता है, पीएच वैल्यू होती है। -4 में पावर दे रखा है, इसका मतलब 4 ही क्या होगा यहाँ पे इसका पीएच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हम बात जब OH- रहेगा यानी कि क्षार रहेगा, तब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि OH 10⁻² दे रखा है, तब हम क्या करेंगे, जो पावर दे रखा है ना, इसको क्या करेंगे, हम 14 में से घटा देंगे तो जो कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो OH- रहेगा तो हम क्या करेंगे, 14 में से 2 घटा देंगे। बाकी जब H+ रहेगा तो ज्यों को त्यों हम उतार देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? देखिए, प्रकाश का रंग जो होता है ना, ये बहुत थोड़ा-सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग जो होता है दोस्तों, आप तो ध्यान रखेंगे, ये आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जानते हो दोस्तों, जब भी ये प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो क्या चीज़ नहीं बदलता है, तो आवृत्ति चेंज नहीं होता है। यदि यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप दोनों को टिक कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई दोनों में से एक को चूज़ करना होगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आवृत्ति को देंगे, ठीक है। तो यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन आए तो आप वहाँ पे एलिमिनेट करके अपना आंसर ढूँढ सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट के ऊष्मीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, फेरस सल्फेट से जो ऊष्मीय घटन होगा उससे क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। फेरिक ऑक्साइड कहाँ-कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद क्या प्राप्त होता है हमारे पास, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए इसका इसका जो इक्वेशन बनेगा ना, जैसे 2 करेंगे यहाँ पे, 1 सेकंड, 2FeSO4, ठीक है। और उस अभिक्रिया करेंगे, यदि त्रिभुज बना देते क्या होता है, इसका मतलब उसमें अपघटन होता है इसमें, ठीक है। ये क्या होगा, Fe2O3 और प्लस में क्या बनेगा, SO2 बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, SO3 बनेगा। दोस्तों, ऐसा जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग पवन के बल के वेग को मापने के लिए करते हैं? यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये हो कि पवन की दिशा को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मीटर होता है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, वो होता है एनेमोमीटर, ठीक है, जिससे क्या होती है, पवन के बल को ज्ञात की जाती है एनेमोमीटर से।
ठीक है? तो आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी जड़त्व की माप होती है? दोस्तों जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है। तो जड़त्व की माप क्या होती है? द्रव्यमान होती है, आप लोग याद रखिएगा। दहन दोस्तों क्या है आपके पास? तो दहन जो है ना, एक प्रकार का क्या है, तो दोस्तों दहन जो है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, वो कौन-सा होता है? दहन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण से होता है? दोस्तों आपने कोका कोला पिया होगा, उसमें क्या होता है, खट्टा स्वाद आपको मतलब कि पीने के बाद पता चलता होगा। तो ये किसके कारण से खट्टा स्वाद होता है उसमें? ठीक है, आपको ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये फास्फोरिक अम्ल की वजह से क्या होता है, कोका कोला में ठंडा जो पीते हैं कोका कोला, उसमें खट्टा स्वाद हमें मिलता है। अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे इस दोष के सुधार के लिए कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसे 40 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। अवतल लेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास ज्योग्राफी का है कि निम्नलिखित में से कौन-सा देश यूक्रेन के साथ अपनी राज्य सीमा क्षेत्रीय सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों आपको हम बता दें एक बात, जो भी चीज़ें रिसेंटली मतलब कि वर्तमान समय में जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं ना, उसी से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके जो प्रश्न पूछे गए ना, ये यूपीएससी एनडीए एग्ज़ाम में जब हुआ था रिसेंटली, उसी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। क्यों पूछे गए थे? आपको पता है कि यूक्रेन और रूस में बहुत तगड़ा युद्ध हो रहा था, तो उसी के बिहाफ़ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जो है कौन-सी यूक्रेन को सीमा साझा नहीं करता है, बाउंड्री शेयर नहीं करता है, आपको ये बताना है। दोस्तों आप यूक्रेन का मैप देखेंगे ना, तो बगल में क्या है, पोलैंड भी है, रोमानिया भी है और बेलारूस भी है। लेकिन दोस्तों लिथुआनिया जो है आपके पास यूक्रेन से अपनी सीमा साझा नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जंग छिड़ने वाली है। तो इसमें आपके जो ये सिंधु जो जल समझौता है, इसके बाद जो जितनी भी अटारी बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, जितनी भी रिलेटेड जितने फैक्ट आ रहे हैं ना, जितने भी आप सुनने को मिल रहा है ना, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, सभी को आप ध्यान रखिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में सवाल बन सकते हैं, ठीक है? तो इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा अपना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1947 में विभाजन के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी था? यानी दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ था ना, उसमें जो सीमा जो रेखा खींचा गया था, वो था कौन? सिरिल रैडक्लिफ ने इसे खींचा था। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। इसी के नाम पर पड़ा था रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कब खींचा गया था? तो 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को ये रेखा खींचा गया था, किसके द्वारा? सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींचा गया था। मैकमोहन से बात करें तो इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है वो कौन सा है? मैकमोहन रेखा है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय से विशेष रूप से संबंधित है? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना, ये आपके किससे संबंधित होगा, आपको इसका जवाब बताना है। तो दोस्तों ये जो है कार्बन से रिलेटेड कुछ था, इसके लिए जो है उत्सर्जन में कमी करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, सिंधु जल संधि से क्वेश्चन एग्जाम सर के टेस्ट में क्वेश्चन है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो है अभी ये चल रहा है, ये चीज़ें चल रही है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन बना है और आपके एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग मिस मत कीजिएगा, आप लोग हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम इसे ज़रूर कंटिन्यू करते रहेंगे, जिससे कि हमारा एक ही मकसद है कि आपके एग्जाम में सवाल बने, चाहे जैसे हो। देखिए, इसमें जो दोस्तों पूर्वी नदियाँ हैं ना, पूर्वी नदियाँ शब्द का अर्थ होता है कि सतलुज, बियास और रावी, ये 3 नदियाँ जो है वो पूर्वी नदी है, बिल्कुल सही दे रखी है। हम पश्चिमी नदियों की हम बात करें तो इसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियाँ क्या आपके पास पश्चिमी नदियाँ के अंतर्गत आता है, यानी कि दोनों कथन जो है बिल्कुल सही दे रखे हैं। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी नदियों में कौन सा जो है इसमें संबंधित नहीं है, तो 3 ऑप्शन देगा, एक कोई दूसरा दे देगा, इनमें से कोई उल्टा-पुल्टा कर देगा। आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सिंधु नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है? ठीक है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? आपको ये बताना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अभी सिंधु नदी बहुत ही चर्चे में है।
दोस्तों आप देखेंगे तो गिलगित भी यहाँ पे क्या है, तो सिंधु नदी की क्या है, तो सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। हूजा भी क्या है आपके पास, तो हूजा सिंधु नदी की सहायक नदी है। और जास्कर ये भी क्या है, सिंधु नदी की मतलब क्या है, तो आपके पास एक सहायक नदी है। जबकि गोमल देखेंगे तो गोमल ये आपके क्या हो जाएंगे, तो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से भाग हैं, तो वायु राशियों के जो निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसे। ये दोस्तों क्या है, साइबेरिया का मैदान, साइबेरिया का जो मैदान है यही आपके वायु के निर्माण में उद्गम क्षेत्र के रूप में काम आते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मैकडोनाल्ड एवं हर्ड द्वीप स्थित है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक सर हैं अमित श्री सर हैं, जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो बहुत राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अपने क्वेश्चन को खुद से सेट करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो मैकडोनाल्ड एवं जो हर्ड द्वीप स्थित है ना, ये सर के द्वारा खुद से बनाया क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली अभी बहुत ही चर्चे में था, इसलिए प्रश्न बनाया गया था। आप इस प्रश्न को बहुत स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि मैकडोनाल्ड एवं हर्ड द्वीप स्थित कहाँ पे है, तो कहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन उसका दक्षिण दक्षिण महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है, या आर्कटिक महासागर में है। तो दोस्तों ये दोनों जो द्वीप है ना, ये आपके पास कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी महासागर में हो जाएगा। आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ये दोनों को ना यूनेस्को के जो विश्व धरोहर होती है इसमें भी शामिल किया गया है 2007 ईस्वी में। ठीक है। और दोस्तों अभी आपको पता है कि यूएसए ने क्या किया था, तो टैरिफ लगाया था। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो टैरिफ लगाया गया है 10% लगाया गया है यूएसए के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो इसे भी इसलिए चर्चा में यह था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से आपको हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मैकडोनाल्ड एवं हर्ड द्वीप स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री का सवाल है, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्रिप्स मिशन जो आया था ना, इसके बारे में कह रहा है विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला कथन है कि क्रिप्स मिशन में भारत के विभाजन का खाका मौजूद था। ठीक है, बिल्कुल सही दे रखा है इसे। इस मिशन में संविधान का निर्माण पूरी तरह से भारतीय हाथों में होना था, ये भी बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। इस मिशन के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र भारतीय ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा बनना रहेगा, ये तो इसमें क्रिप्स मिशन में ये बातें नहीं कही गई थी। तो आप देखेंगे तो पहला कथन और दूसरा कथन कही गई थी, इस प्रकार ऑप्शन बी 1 और 2 केवल सही है, बाकी तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, दोस्तों आपको पता है कि भारत का एक संसदीय व्यवस्था वाली सरकार है, इसमें क्या होता है आपको यही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्या है कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो सभी राजनीतिक दलों का नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे सभी लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। अगला है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो है सही दे रखा है, यानी सरकार जो होती है वो संसद के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। आपको पता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना, तो इसलिए कह रहा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल सही है, यानी कि उसे हम हटा सकते हैं, कभी भी उसको हटा सकते हैं। अगला है कि सरकार लोगों के द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल जो है लोगों द्वारा नियंत्रित होती है, इसके उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार दोस्तों लोगों के द्वारा नियंत्रित होती है और उनको तो हटाई जा सकती है, ये उतनी सही नहीं है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समावधि के पूर्ण होने से तो हटाई नहीं जा सकती, ये गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर 1861 की हम बात करें, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक अध्यादेश जारी करने वाला, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। पहला कह रहा है कि गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार दिया गया था ना, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का, वो 1861 के तहत ही दिया गया था, आप लोग ध्यान रख सकते हैं इस बात को। दूसरा है कि प्रांतों को स्थानीय विषयों के संबंध में कानून निर्माण करने का अधिकार दिया गया था, किसमें, 1861 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सभी कथन यहाँ पे दे रखे हैं 1861 के बारे में, वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। दोस्तों 3 कंडीशन है आपके पास, यदि आपके पास बाह्य आक्रमण होगा तब कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह होगा तब कर सकते हैं, और वित्तीय संकट हो सकता है तब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या कर सकते हैं, बाहर राष्ट्रपति जो है वो आपात की घोषणा कर सकते हैं, जबकि सरकार की अवस्था में आपातकाल नहीं लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो 1, 2 और 4 इसका सही जवाब होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तब क्या होगा। आपको पता है दोस्तों कि मनमोहन सिंह जो थे वो क्या थे, राज्यसभा से थे। इंदिरा गांधी जो थी वो भी किसे थे, राज्यसभा से थे। तो इसमें कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो क्या होगा, वह केवल राज्यसभा में ही वक्तव्य दे सकता है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, वो लोकसभा में जाके बैठता है।
बाकी जो वोट गिराना होता है तो अपने जाके राज्यसभा में गिराता है, बाकी इसमें नहीं गिराता है। उसे 6 महीनों के अंदर लोकसभा का सदस्य बनना होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। वह लोकसभा में बजट को नहीं बोल सकेगा, बोलता है। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं देगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों को पता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आता है ना, केवल लोकसभा में आता है, इसमें राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है। आप मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जो है राज्यसभा से होंगे, तो लोकसभा में जो है वोट नहीं दे सकते हैं वो, मतलब कि राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव जाएगा ही नहीं, तो वोट कहाँ से डालेगा? इसलिए ये जो है ये कथन सही है कि अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वो अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दोस्तों अभिलेख मतलब न्यायालय मतलब ये होता है कि जो भी बोल देंगे वो सर्वमान्य होगा। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना कि अंपायर सर्वमान्य होता है, जो बोल देगा आउट है मतलब आउट है। ठीक है, अब तो डीआरएस आ गया है तो इसको रिव्यू करने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं कि अंपायर का मान सर्वमान्य होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो अभिलेख न्यायालय होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय बोल देगी वही कानून बन जाता है। इसका आशय क्या है दोस्तों? इसका आशय ये होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका आशय होता है कि इसके सभी निर्णयों का साक्षात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि मतलब ये चीज़ें होगी, जिसको मतलब किसी व्यक्ति को फांसी होगी तो मतलब फांसी होगी, ठीक है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। वो बात की बात है कि राष्ट्रपति के पास जाते हैं उसके क्षमादान के लिए, वो अलग चीज़ें हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग शायद समझ गए होंगे उस बात को। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। देखिए शारदा एक्ट आपके पास, सती प्रथा का उन्मूलन है आपके पास, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम है और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम है। दोस्तों आपको कुछ भी याद ना हो तो आपको सती प्रथा 1829 तो बिल्कुल याद होगा, यानी कि बी का 2 आंसर हमारा हो सकता है। तो बी का 2 कहाँ पे है? इसमें नहीं है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं है, यानी कि केवल एक ही चीज़ आप देखें, इसका आंसर आप लोग ढूंढ लिए। ठीक है, तो इसमें यही फ़ायदा होता है मैच करने वाले में कि एक दो याद होगा आपको तो आप उसे ईजिली फाइंड कर सकते हैं। और देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट आया था 1930 में, शादी के विवाह को कम करने के लिए जो है, मतलब कि शादी शारदा एक्ट में क्या था, जो लड़के और लड़की की शादी को उसकी उम्र को फिक्स करने के लिए शारदा एक्ट को लाया गया था। और सती प्रथा की हम बात करें यहाँ पे 1829 में हुआ था विलियम बेंटिक के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में आया था और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम जो है दोस्तों 1891 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है यहाँ पे वो बताना है आपको अकबर के बारे में दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला कथन है कि अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनी युद्ध नीति को मित्रता की नीति से बदलकर उनको अपने अधीन किया था, लेकिन जिन राजपूतों ने मित्रता को नहीं अपनाया था उनके प्रति युद्ध नीति को बरकरार रखा था। ये बातें बिल्कुल सही दे रखा है अकबर के बारे में। गोंडवाना विजय के गठित सेना का नेतृत्व आसफ खान ने किया था तथा उसे गोंडवाना को मुगल साम्राज्य का अधीन कर लिया गया था। ये भी बातें बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन जहाँ पे दे रखे हैं अकबर के बारे में वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1907 का सोवत अधिवेशन स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्यों? दोस्तों को पता है कि सोवत अधिवेशन क्या होता है ना, कि जो हमारे पास राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, वो नरम दल और गरम दल में बदल गया था 1916 में, और फिर जाके मर्ज कब हुआ था 1907 में क्या हुआ था, अलग हो गया था। ठीक है, और 1916 में क्या हुआ था, फिर से मर्ज हो गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ अधिवेशन में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? मजूमदार जी थे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है 1907 ईस्वी में, तो कांग्रेस नरमपंथी तथा गरमपंथी में विभाजित हो गई थी, ये कथन बिल्कुल सही है। 1907 के बारे में आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जब मर्ज कब हुआ था, विलय कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में जो है फिर से ये मिल गए थे। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश कौन थे दोस्तों? हकमनी वंश डेरियस था। ठीक है, सबसे पहला कौन था? डेरियस था, हकमनी वंश का था। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के कौन थे? हकमनी वंश के शासक कौन थे? डेरियस ने के राजाओं ने किया था। इस आक्रमण को भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है दोस्तों, इसका जो प्रभाव क्या पड़ा आपको ये बताना है। देखिए खरष्टी लिपि का प्रसार हुआ था, ये जो है लिखते थे बाएं से दाएं की ओर, तो खरष्टी लिपि यही बताता है बाएं से दाएं की ओर। उसके बाद अरमाइक लिपि का प्रसार हुआ था यहाँ पे, ये भी बिल्कुल सही है। छत्रप प्रणाली का विकास हुआ था। दोस्तों जो हकमनी वंश शासक थे उसे क्या बोलते थे? छत्रप कहते थे। छत्रप प्रणाली का विकास हुआ था यहाँ पे, और अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का विकास हुआ था इसमें। तो जो मतलब कि अकबर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, मतलब कि प्रेरणा मिली थी लिखने के लिए अभिलेख, ये डेरियस से ही मिला था। तो आप देखेंगे तो सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे? दोस्तों को पता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये बहुत ही
पागल बादशाह था, ठीक है? यानी कि पढ़ा लिखा बहुत था, लेकिन इसका किस्मत भी बहुत साथ नहीं दिया था, जो भी काम करता था ना वो बिगड़ ही जाता था। तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया था कि अपनी राजधानी जो है दिल्ली से मान लीजिए भारत है यहाँ पे थोड़ा-सा बनाने की कोशिश करते हैं, हमको तो आता नहीं है मैप्स बनाना उतना, फिर भी कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से क्या किया था यहाँ पे यानी दौलताबाद में इन्होंने क्या किया था अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। दोस्तों इसके शिफ्ट करने का क्या मंशा था इसके पीछे? तो आप लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ जो दिल्ली में था ना मंगोल आक्रमण तुरंत जो मंगोल व्यक्ति थे, मंगोलों का आक्रमण बहुत तुरंत-तुरंत होता था यहाँ पे। ये सोचा कि यहाँ से हम क्या करेंगे इधर ले आएँगे ना तो उसको आने में थोड़ा-सा तकलीफ होगा, दिक्कत होगा आक्रमण करने में। इसलिए उन्होंने क्या किया था अपनी कैपिटल को यहाँ पे देवगिरी में या जिसे दौलताबाद कहते हैं, उसमें उन्होंने चेंज कर दिया था। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। दौलताबाद में स्थानांतरण में दक्कन एवं गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिलता, ठीक है। दक्कन में और गुजरात में आपको क्या होता है यहाँ पे स्थान नियंत्रित करने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही यहाँ पे गुजरात है बगल में। तो ये बातें बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है। इसमें पश्चिमी एवं दक्षिणी पत्तनों तक पहुँच उपलब्ध होती है। आपको पता है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कोस्टल एरिया है सभी में क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या है तो कोस्टल एरिया में क्या होती है व्यापार ज़्यादा होती है। इसलिए क्या है कि इसमें पश्चिमी और दक्षिणी पत्तनों तक पहुँच उपलब्ध होती बिल्कुल सही है। यह उत्तर-पश्चिमी सीमा से सीधे मंगोल आक्रमण से संरक्षण देता है। जो मंगोल आक्रमण यहाँ आता था उत्तर-पश्चिमी से, इससे क्या होता था दोस्तों यहाँ पे इसको सीधा संरक्षण प्राप्त होता। ये तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसलिए क्या था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। सभी कथन सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। कह रहा है कि इस राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था, यानी कि जो दंतुदुर्ग था किसका था संस्थापक? दोस्तों दंतुदुर्ग जो है वो आपके किसके थे तो राष्ट्रकूट के थे दंतिदुर्ग। बहुत इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। और दोस्तों इसका एक महाराजा था वो कृष्ण प्रथम था, आप देखेंगे तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना होगा दोस्तों। वो करवाए थे कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये किस वंश के थे तो राजपूत वंश के थे कृष्ण प्रथम, जिसकी राजधानी कहाँ थी तो जिसकी संस्था कौन सी दंतु दुर्ग थी, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहाँ थी, मानेखेत में थी इसकी कैपिटल, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इस वंश के शासकों ने एलिफेंटा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए कैलाश मंदिर का भी और गुफा मंदिर का निर्माण जो करवाया था वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। खिलाफत आंदोलन की मांग थी खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहेगा। तो पवित्र स्थल जो मक्का मदीना में था पवित्र स्थल इसका, तो वहाँ पे क्यों बना रहेगा, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आजाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। बिल्कुल ये भी सही है। 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन को चालू किया गया था, जबकि 1922 ईस्वी में जो यूपी के जो गोरखपुर जिले में है चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसके बाद जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन को मतलब कि बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अगला दोस्तों आपके पास कौन सा ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों प्रत्यक्ष कर जो होता है ना किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो किसी न किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो देखिए प्रत्यक्ष कर यानी व्यक्ति है, सीमा शुल्क दोस्तों क्या है, ये कोई व्यक्ति है क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ अप्रत्यक्ष कर हो गया। उत्पाद शुल्क क्या दोस्तों, ये भी अप्रत्यक्ष कर होता है। आयकर दोस्तों क्या लगाते हैं हम लोग, इनकम टैक्स लगाते हैं, किसी व्यक्ति पर लगाते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है तो उसको इनकम टैक्स भरना पड़ता है, आपने सुना होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष कर जो होती है किसी न किसी व्यक्ति पर लगता है, जबकि जो आपके पास ये होता है यानी कि सीमा शुल्क हो गया इसी वस्तुओं पर लगता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रत्यक्ष कर जो है इनकम टैक्स जो है वो क्या है डायरेक्ट टैक्स है, आप सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनता के पास मौजूदा मुद्रा होता है दोस्तों। देखिए M1 दोस्तों क्या होता है आपके पास, जनता के पास मुद्रा होता है, प्लस में क्या होता है तो बैंक में जो आप जमा करते हैं जैसे कासा बोलते हैं यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है दोस्तों वो क्या आता है पास M1 में आता है। ठीक है, तो यही सब आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास का आंसर हो जाएगा। M2 दोस्तों क्या होता है आपके पास तो M1 प्लस में क्या होगा दोस्तों तो फिक्स डिपॉजिट होता है, किसमें आप तो M2 में आता है। और M3 में दोस्तों क्या आता है आपके पास तो M1 प्लस में जो आपके पास वहाँ जो क्या बोलते हैं उसको डाकघर में जमा करते हैं उसको, इसमें M3 में आता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रख सकते हैं, इजीली यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर क्या होता है दोस्तों, एक दोस्तों होता है क्या रेपो रेट होता है, ठीक है, एक होता है रेपो रेट होता है और उसका एक होता है बैंक दर होता है, बैंक रेट होता है। तो दोनों बात एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। अंतर यह है कि रेपो रेट दोस्तों क्या करता है, रेपो रेट
ठीक है। ये आरबीआई क्या करता है, किसी भी वाणिज्यिक बैंक को मतलब ऋण देता है, रेपो रेट देता है। और दोस्तों ये ऋण जो देता है ना, ये अल्पकालिक शॉर्ट टाइम के लिए देता है, कम समय के लिए देता है ऋण, ठीक है। जिस दोस्तों बैंक रेट की हम बात करें तो बैंक रेट भी क्या होता है, इसमें आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। अंतर बस यही है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, और जो रेपो रेट है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है ऋण आरबीआई के द्वारा किसी भी वाणिज्यिक बैंक को। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है, केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है कितने समय के लिए, तो लॉन्ग समय के लिए। और लॉन्ग समय कितना होता है, कम से कम 1 साल होता है। और शॉर्ट की हम बात करें तो मैक्सिमम कितना होता है, 90 दिन होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब आप इस लाइन को याद रखिएगा, जब कुल उपयोगिता जब अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो शून्य हो जाएगी। बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, वो कौन कौन से हैं दोस्तों। उत्पादन के लिए पास भूमि होनी चाहिए, उसके पास मजदूर श्रम होना चाहिए, फिर पूंजी होना चाहिए, उसके बाद जो है उसका मालिक होना चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं उसे। ऑप्शन सी यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों से विचार कीजिए, कौन सा मतलब क्या कह रहा है, कौन सा यहाँ पे सही है गलत है, कौन सा यहाँ पे इनमें से कौन सही है बोल रहा है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल नर मच्छर जो होते हैं रक्त चूसते हैं, नहीं दोस्तों। जो मच्छर होते हैं ना, जो मादा मच्छर होती है वो वही क्या करती है, खून चूसती हैं। जबकि जो नर मच्छर होते हैं, मेल होते हैं, ये खून नहीं चूसते हैं। ये गलत दे रखा है, पहला गलत हो गया। दूसरा कि केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मादा है ना, ये क्या करती है, रक्त चूसती हैं। इसे भी आप तो ध्यान रखेंगे, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं, केवल मादा पौधों का रस चूसती है, ठीक है। तो केवल मादा जब पौधे का रस चूसती है, नहीं। पौधे का कौन चूसता है, तो मेल चूसता है, यानी कि पुरुष वाला नर। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, नहीं दोस्तों। मादा की अपेक्षा जो होते हैं ना, मादा के बड़े होते हैं डेना, जबकि नर क्या होते हैं, छोटे डेना होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नर की अपेक्षा मादा डेना बड़े होते हैं, हाँ ये सही है। यानी आप देखेंगे तो कौन कौन सही हो गया हमारे पास, तो कथन संख्या 2 और कथन संख्या 5, 2 और 5 सही है। और 2 और 5 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 2 और 5, इसलिए आप तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं। तो कौन सा ऐसा दांत है, मानव दांत, जो केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखें दोस्तों, वो कहता है चवर्णक होता है। कौन सा, चवर्णक। अगला आपके पास हड्डी है और उसके नाम को मैच करना है, आप पे कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। देखिए उरोस्थी क्या होता है, एस्टर्नम बोलते हैं इसे। उरोस्थी किसा होता है, एस्टर्नम होता है, ठीक है। हड्डी जो है उरोस्थु एस्टर्नम बोलते हैं। और जो जानु फलक होती है दोस्तों, जानु फलक क्या होता है, पटेला, ठीक है। जानु पटेला, जानु पटेला, आप लोग समझ पा रहे होंगे, जानु पटेला, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 का 4 कहाँ पे है, 1 का 4 इसमें भी है, ये और होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 के 4, उसके बाद दोस्तों बी का 1, ये दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है। और हम सी का 2 यहाँ पे नहीं, 3 नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर आंसर होगा। यानी 1-2 आप इस टाइप के क्वेश्चन आप एक या 2 प्रश्न आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से आसानी से निकल जाता है। तो हम लोग सभी को देख लेते हैं। उरोस्थी मतलब अष्टर्नम हो गया यहाँ पे, जानुपुलक क्या हो गया, पटेला हो गया, ठीक है। और सी यानी जन्नुक का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अस्केपुला हो जाएगा। और उसके बाद हम स्कंद की बात करें, स्कंद क्या होगा, तो यहाँ पे क्ले विकल हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों दोस्तों। अदरक जो है ना, आपको पता है कि तना है, ये जड़ नहीं है। अदरक क्या है, तना है, ये जड़ नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें ये जड़ नहीं होते हैं। कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है, वो आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे पहला कथन है कि झिल्ली से घिरे केंद्रक वाली कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही है, जो झिल्ली से घिरे हुए केंद्रक वाली कोशिकाएं होती है उसे क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक कहते हैं। बिल्कुल राइट है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी जैसे सेल बाउंड ऑर्गेनल की अनुपस्थिति होती है, दोस्तों ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका के केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है, नहीं दोस्तों झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, बिल्कुल सही है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे पहला और चौथा कथन बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी दोनों कथन यहाँ पे गलत दे रखे थे। अब दोस्तों हमारे पास करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं फटाफट से। पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना में ये जो मरीन ड्राइव है वहाँ पे करवाया गया था सूर्य किरण एरोबेटिक शो।
हाल ही में किस टाइप के मधुमेह को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है दोस्तों? तो वो कौन-सी मधुमेह है जिसको आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? तो आप सभी लोग जानेंगे मधुमेह 5 को जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, ये किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों ये अर्जेंटीना के थे और ये किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है, ये है ईसाई धर्म से संबंधित है पोप फ्रांसिस, ठीक है? विनिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह नामक भारत के पहले अर्ध-स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों ये ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है ना, ये आपके कहाँ है? विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की बात करें अगर, ये कहाँ पे? केरल राज्य में किया गया है। किसी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एआईआईबी का उपाध्यक्ष चुना गया है दोस्तों? तो ये कौन है आपके पास? अजय भूषण पांडे को ये उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? ब्लैक बॉक्स जो होता है आपको पता है कि ये वायुयान के जो कॉकपिट होता है उसमें लगाया जाता है ये डिवाइस। दोस्तों इसका नाम ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक रंग का होता नहीं है, ये ऑरेंज कलर का होता है। जितने भी कॉकपिट में जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, सभी को रिकॉर्ड करता है। जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाता है, तो दुर्घटना में क्या-क्या बातें हुई थी, उस कॉकपिट में क्या-क्या घटनाएँ होती है, उसमें सभी में रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें ऑरेंज ये ब्लैक बॉक्स में। तो इसका जो उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? ये नई दिल्ली में किया गया है, आपको पता है अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। हाल ही में किसने 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जो पुरस्कार जीता है ना, ये समर अबू ओलेफ ने जीता है। आपने देखा दोस्तों, एक जो है ना यूक्रेन और हमास का जो रूस का जो युद्ध हो रहा था, उसमें एक बच्चे का जो हाथ कट गया था, तो उसका जो फोटो खींचा गया था, वही था समर अबू ओलेफ के द्वारा फोटो खींचा गया था, वही उसी फोटो के द्वारा इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीत लिया है। किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का नियुक्त किया गया दोस्तों? तो राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है किसी वित्त मंत्रालय में। आप सभी जानें वो कौन सा है? अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर, दोस्तों किन्नौर जिला कहाँ पे है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भारतीय सेना ने किस राज्य में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया था? कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने किस तारीख को अपने 5 वर्ष पूरे किए हैं? तो दोस्तों को पता है कि आर्यभट्ट द्वारा जो है ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है ना, इनके ये पहली बार लॉन्च हुआ था। 2025 में इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आप सभी के लिए सेट नंबर 3 को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।